एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है मैथमेटिक्स का। सिर्फ 11-12 में नहीं, मैथमेटिक्स जब भी कहीं भी और कभी भी हम लोग अब पढ़ते हैं, या फिजिक्स हम लोग पढ़ते हैं। आप लोग फिजिक्स क्लास 12 में आ गए हैं, क्लास 12 के बारे में आप लोग अभी तक डिफरेंशियल, इंटीग्रल, कैलकुलस के बारे में जानते हैं और फिजिक्स में उसका यूज भी आप लोग देख चुके हैं। लेकिन वो समुंदर का एक बूंद के जैसा है जितना हम लोग यूज़ करते हैं, जितना बड़ा कैलकुलस है, जितना चीज़ है कैलकुलस में पढ़ना। तो कैलकुलस हम लोग ये बात कर रहे हैं कि आज हम लोग मैथमेटिक्स का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट के तौर पे पढ़ रहे हैं और कभी भी हम लोग मैथमेटिक्स को पढ़ेंगे तो ये हमारा पीछा नहीं छोड़ने वाला है। आज के बाद मैथमेटिक्स जीवन का हिस्सा, मैथमेटिक्स के जीवन का हिस्सा कैलकुलस बन जाने वाला है। कैलकुलस क्या है? कैलकुलस के बारे में एक कोट यहाँ पे लिखा हुआ है, कैलकुलस इज़ द आउटकम ऑफ अ ड्रामेटिक इंटेलेक्चुअल स्ट्रगल विच हैज़ लास्टेड फॉर 2500 ईयर्स। ये लास्ट सेंचुरी में एक जर्मन प्रोफेसर थे, उन्होंने ये बात कहा था कि लास्ट 25 ईयर्स जितना मैथमेटिक्स में स्ट्रगल हुआ है, जितना लोगों ने कोशिश की है चीज़ों को जानने, नेचर को जानने और समझने की, उस स्ट्रगल का एक आउटकम है कैलकुलस। और कैलकुलस में जो हम लोग आगे पढ़ेंगे कि जैसे डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, बेसिक आइडिया ऑफ मैथमेटिक्स से जन्म लेता है। बेसिक आइडिया जैसे एंशियंट टाइम में लोगों को एरिया कैलकुलेट करना था, वॉल्यूम कैलकुलेट करना था, उन सब चीज़ों को कैलकुलेट करने के लिए बेसिक आइडिया क्या आता है एरिया का। एरिया क्या होता है? एरिया को अगर हम लोग देखें वो और कुछ नहीं, नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने अटने वाले एक शेप के अंदर, उसका एक काउंट होता है एरिया। वॉल्यूम ठीक उसी तरह क्या होता है, नंबर ऑफ क्यूब्स कितने उसमें अटने वाले हैं उस स्पेस में, है ना, तो उसका काउंट होता है वॉल्यूम। लेकिन जब शेप कुछ अलग तरह के शेप आ जाए, उसमें उसका एरिया और वॉल्यूम निकालना हो तो बहुत मुश्किल होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम बोले वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर निकालो तो बिना कैलकुलस का इस्तेमाल किए बहुत मुश्किल होगा निकालना। एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना आसान है, लेकिन एरिया ऑफ सर्कल बोल दें, एरिया ऑफ एलिप्स बोल दें, मुश्किल काम है ना। तो ये जो मुश्किल काम था एंशियंट टाइम से लोग करते आ रहे थे, अलग अलग तरीके से लोगों ने कैलकुलेशन करना सीखा, अलग अलग तरीके से लोग कैलकुलेट कर रहे थे। और इस कैलकुलेशन के दौरान लोगों ने नई नई चीज़ें सीखी, नए नए मेथड सीखे, नए नए टूल्स, मेथड से भी अगर सही तरीके से कहें तो नया नया टूल्स लोगों ने खोजा ताकि उस टूल का इस्तेमाल करके वो कैलकुलेशन को ईजी बना सके, वो कैलकुलेशन को सिंपलेस्ट वे में कर सके। कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को इजी वे में कैसे किया जा सकता है, बेसिकली मैथमेटिक्स का आइडिया ही यहीं से आता है। मतलब जो मैथमेटिक्स को डेवलप करने का, उसको एब्स्ट्रैक्ट, उसको जनरलाइज करने का जो कह सकते हैं एक मकसद क्या होगा कि आप टफ से टफ कैलकुलेशन को इजी वे में कर सको। अलग अलग मेथड्स इसीलिए तो खोजे जाते हैं, है ना, नोमेनक्लेचर को आसान बनाया जाता है। तो इस तरीके से मैथमेटिक्स लास्ट 25 ईयर्स, यानी ये 75 कहा जा सकता है 17th सेंचुरी के पहले की बात हो रही है। 17th सेंचुरी हम लोग जानते हैं ये फिजिक्स के लिए भी एक इम्पॉर्टेंट टाइम है, जब गैलीलियो से लेकर के न्यूटन उस टाइम में आए थे जिन्होंने एक रिवोल्यूशनरी काम किया था फिजिक्स के अंदर, और उसी टाइम में उसी का एक आउटकम था कैलकुलस। ठीक है, लेकिन क्या कैलकुलस उसी टाइम में सिर्फ बना है? नहीं, इसके जो मेथड्स हैं, इसके जो टूल्स हैं, इसका इस्तेमाल लोग पहले भी करते थे। एंशियंट इजिप्ट की बात कर लें, मेसोपोटामिया की बात कर लें, या इंडिया की बात कर लें, उसके जो टूल्स, उसके जो कह सकते हैं उसके जो पार्ट्स हैं, उसका इस्तेमाल लोग बार बार करते थे वॉल्यूम निकालने में, एरिया निकालने में। जैसे आर्किमिडीज़ की बात करते हैं, आर्किमिडीज़ का नाम तो आप लोग सब लोग जानते हैं, किस लिए जानते हैं? बायोंसी के फोर्स के लॉ के लिए, है ना, लॉ ऑफ बायोंसी जिसको आप लोग कहते हैं। लेकिन आर्किमिडीज सिर्फ फिजिक्स में उनका काम नहीं है, उनका काम मैथमेटिक्स में भी है। वो एक फिलोसफर थे। उस टाइम में तो जो मैथमेटिशियन होते थे वही फिजिसिस्ट होते थे, वही फिलोसफर भी होते थे, वही सब कुछ होते थे, इंजीनियर भी होते थे, है ना। तो वो अलग अलग उस समय नहीं मतलब बंटवारा हुआ था। तो आर्किमिडीज एरिया ऑफ सर्कल पे बात चल रही थी कि एरिया ऑफ सर्कल को कैसे फाइंड किया जाए। तो एरिया से भी पहले अगर बात कहें पाई के वैल्यू पर, पाई सबको पता है क्या होता है? पाई क्या होता है? पाई एक नंबर है, एक इरेशनल नंबर है ना। हाँ, सरकमफेरेंस, बिल्कुल, सरकमफेरेंस और डायमीटर का रेशियो एक खास वैल्यू आता है जिसको पाई कहा जाता है।
सर्कल छोटा लो या बड़ा लो या बहुत बड़ा लो, नो मैटर्स, हर सर्कल के सर्कमफेरेंस और उसके डायमीटर का रेशियो एक खास इरेशनल नंबर आता है जिसको पाई बोला जाता है। और एरिया निकालने में, सर्कमफेरेंस से रिलेट करने में इसका एक बहुत इंपॉर्टेंस है ना। और सिर्फ हम लोग आगे अगर फिजिक्स आप लोग पढ़े हैं तो आप लोग को ये भी पता है कि ये सिर्फ वहाँ तक बात नहीं है, सिर्फ एरिया ऑफ सर्कल या सिर्फ रेडियन तक बात नहीं है, ये हर जगह आता है। इसीलिए कहा जाता है ये मोस्ट मिस्टीरियस नंबर है मैथमेटिक्स में, पाई। लोग पाई का टैटू भी बनाते हैं, जिनको मैथ्स बहुत पसंद होता है वो पाई का टैटू बना के चलते हैं। हाँ हाँ, तो ये होता है ना कि पाई एक मिस्टीरियस नंबर है। इसके वैल्यू को खोजने के लिए एक किताब है, बायोग्राफी ऑफ वर्ल्ड्स मोस्ट मिस्टीरियस नंबर, है ना। 2 प्रोफेसर हैं, एक अमेरिकन और एक जर्मन प्रोफेसर, दोनों मिलकर के इस किताब को लिखे हैं। इंटरेस्टिंगली पाई का वैल्यू हम लोग कितना जानते हैं, 3.14, लेकिन इरेशनल नंबर है ये भी हम जानते हैं, कभी टर्मिनेट नहीं करेगा और कभी रिपीट भी नहीं करेगा, है ना। तो पाई का इस बुक में एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात लिखी है, बस मैं वो शेयर करना चाहता हूँ। पाई का जो वैल्यू है, अब तक जो सबसे बड़ा नोन वैल्यू जितना इंसानों ने जहाँ तक निकाल पाए हैं, क्योंकि इरेशनल नंबर तो हमेशा आगे बढ़ता रहेगा, तो बात यह है कि हम कब तक निकाल सकते, कितना प्रेसाइज निकाल सकते हैं। तो पाई का जो प्रेसाइज वैल्यू है वो अभी 1.24 ट्रिलियन डेसिमल तक निकाला गया है, जिसका एक पार्ट यहाँ 2 पेज पूरा वो पाई का वैल्यू लिखा हुआ है, 3.14 के बाद का है डेसिमल, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 एंड 273, पेज नंबर 273 तक है। और ये शुरू होता है पेज नंबर 246 से। ये पाई के वैल्यू हैं, ये पाई के डेसिमल के बाद सारा नंबर है। एक पेज में सोच लो कितना नंबर है, ये देख सकते हो, है ना। तो एक पेज में कितना नंबर है और ये पाई का वैल्यू है सारा। अब इस किताब का नाम आप लोग पढ़ सकते हैं, इस किताब का बायोग्राफी ऑफ पाई, यानी कि पाई मोस्ट मिस्टीरियस नंबर है जिसकी बायोग्राफी इस किताब में। कितने इंटरेस्टिंग तरीके से, कई अलग अलग तरीके से पाई को खोजने की कोशिश की गई वैल्यू को। वन ऑफ द मेथड था आर्किमिडीज का मेथड। आर्किमिडीज ने कहा कि ये क्यों मैं बता रहा हूँ, आगे पता चलेगा, ये पूरा कैलकुलस से जुड़ता है बात। आर्किमिडीज ने कहा सर्कल क्या है, तो सर्कल को डिफाइन कैसे किया जाए। तो सर्कल को डिफाइन, जो लोग 10th में या 9th में पढ़े यहाँ पर, वहाँ पर मैंने एक बात कही थी, सर्कल एक रेगुलर पॉलीगन के बारे में इमेजिन करो। रेगुलर पॉलीगन का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म हम लोग कह सकते हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल हो सकता है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हो सकता है ना, जिसमें सारे एंगल इक्वल हों और सारे साइड्स इक्वल हों। ठीक है, मैं कहूँ नंबर ऑफ साइड्स को इंक्रीज करते हैं, तो कोई कहेगा नंबर ऑफ साइड को अगर इंक्रीज करते हैं तो 4 साइड्स हो सकता है, 4 इक्वल साइड्स हो सकता है, जिसमें चारों एंगल 90 हो सकता है। और अगर 5 साइड करें, पेंटागन हो सकता है, हेक्सागन हो सकता है, हेक्सागन बना देते हैं, ऐसा हो सकता है ना। हम कहें कि साइज को अगर 12 कर दें तो यही चीज़ ऐसा बन जाएगा। 6 है अगर, यही चीज़ 12 में ऐसा बनेगा, है ना। और अगर हम इसका भी 24 कर दें तो हर में 2 साइड और बनेगा ऐसा, है ना। ऐसा 2 साइड और बनेगा, ये 24 साइड का होगा। अब सोचो नंबर ऑफ साइड्स अगर इंक्रीज करते जाएं और एक टाइम आएगा जिसके बाद आपको उसका साइड दिखना बंद हो जाएगा, और वो क्या बन जाएगा आपके लिए, सर्कल बन जाएगा। तो सर्कल एक ऐसा रेगुलर पॉलीगन है जिसमें इनफाइनाइट साइड है, ये कह सकते हैं सबसे अच्छा डेफिनेशन सर्कल का। ये कहा आर्किमिडीज ने ये डेफिनेशन दिया। यानी कि आप क्या कर रहे हैं, साइड को छोटा छोटा एकदम स्मॉलर लेवल पे, इतने ज़्यादा स्मॉलर स्केल पे ले गए हैं कि आपके लिए नंबर ऑफ साइड्स इनफाइनाइट हो गया है। मैं पूछूं कि अगर नंबर ऑफ साइड इनफाइनाइट है तो साइड का लेंथ क्या है ये बताओ। तुम कहोगे कि जितना इमेजिन कर सकते हैं ना उससे भी छोटा। मैं कहूँ क्या 0.1 है क्या, तुम क्या कहोगे, नहीं 0.01 भी तो हो सकता है। तो कोई तीसरा आदमी कहेगा कि 0.001 क्यों नहीं हो सकता है,
कोई चौथा आदमी कहेगा 0.000001 क्यों नहीं हो सकता है, एंड सो ऑन। मतलब ऐसे पॉइंट इतने छोटे, लेकिन क्या वो जीरो हो सकता है? नहीं हो सकता है। यानी कि आप दो बात कर रहे हैं, इंटरेस्टिंग बात, जीरो नहीं हो सकता है लेकिन जीरो के सबसे ज़्यादा करीब वाला होना चाहिए, जितना छोटा आप सोच सको। तो सवाल ये है, क्या इस तरह से सोचा जा सकता है कि हम सबसे छोटा जीरो के करीब हो लेकिन जीरो नहीं हो? तो तुम कहोगे नहीं, ये बताया ही नहीं जा सकता है, क्योंकि आप जो भी दो नंबर सोचेंगे उनके बीच में इनफाइनाइट नंबर एग्जिस्ट करता है। और यहाँ पे कंसेप्ट शुरू होता है कि क्या स्मॉलेस्ट पार्ट की जब हम लोग बात करते हैं, पार्ट एक इंपॉर्टेंट वर्ड मैं कह रहा हूँ, स्मॉलेस्ट पार्ट की जब हम लोग बात करते हैं तो क्या उसको जीरो मान लिया जाए? कैलकुलस हमें बताता है कि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, उसकी भी अपनी एक सिग्निफिकेंस है। यानी डेसिमल के पॉइंट के बाद जितने दूर आप जाते हो सकता है उसकी भी अपनी एक सिग्निफिकेंस हो, है ना। इसीलिए डेसिमल के बाद जितने नंबर्स होते हैं उसको क्या बोला जाता है? सिग्निफिकेंट नंबर्स, है ना। सिग्निफिकेंट, कितने सिग्निफिकेंट नंबर की आप बात कर रहे हो? मैं दो सिग्निफिकेंट नंबर की बात कर रहा हूँ, 0.01 हो गया, लेकिन मैं 10 सिग्निफिकेंट नंबर की बात कर रहा हूँ। यानी कि आप किस स्केल पे देख रहे हो, इस बात पे डिपेंड करता है कि आप किस सिग्निफिकेंट फिगर तक जाना है, कितना प्रिसाइज होना है। यही है ना, यही बात है, कितना प्रिसाइज होना है। तो सवाल ये कि आपने क्या किया था, मान लेते हैं एक कंटिन्यूअस लाइन है, आपने एक कंटिन्यूअस लाइन को वेरी स्मॉल, बहुत छोटे टुकड़े में बांटा था, है ना। और इसी से आर्किमिडीज ने इसी से डायमीटर और सर्कमफेरेंस का फिर रेशियो भी निकाल दिया था, पाई का वैल्यू भी निकाल दिया था उस टाइम में, जो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट था, पाई के एग्जैक्ट वैल्यू के बहुत ज़्यादा एक्यूरेट ये वैल्यू था। आर्किमिडीज ने क्या इस्तेमाल किया था? एक लार्जर पार्ट को एक स्मॉलर पार्ट में डिवाइड करने का काम किया था और फिर कैलकुलेशन को किया था। प्रिसाइसली यही काम कैलकुलस में हम लोग करने वाले हैं, यही काम कैलकुलस में किया जाता है। और ये काम सिर्फ कैलकुलस मैथमेटिक्स के अंदर नहीं, पूरे फिजिक्स के अंदर। तुम ये देखो, ये भी एक रियल वर्ल्ड से आया है, ये जो पूरा कैलकुलेशन, ये तो रियल वर्ल्ड में हम लोग एरिया कैलकुलेट, पाई का वैल्यू कैलकुलेट करने चले थे, लेकिन ये वैल्यू आया और मैथ्स में यूज होता है। अब हम लोग उसके आगे की बात करें तो आर्किमिडीज के बाद ऐसे कई सारे लोग थे जो इसको अलग अलग तरह से प्रैक्टिस करते थे। जैसे केपलर का नाम सब लोग सुने, केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन सब लोग पढ़ते हैं, है ना। केपलर ने सबसे पहले इलिप्स का एरिया निकाल के बताया था, इस इलिप्स का, और उन्होंने यही इस्तेमाल किया था कि फोकस से स्मॉलर डिस्टेंस, छोटे छोटे टुकड़े काट दो और सबका सम कर दो, है ना, सबका सम कर दो, इसका इस्तेमाल किया था। फिर केपलर के बाद ऐसे कई सारे लोग वॉल्यूम निकालने, स्फीयर का वॉल्यूम निकालने में कई अलग अलग मेथड्स का इस्तेमाल किए थे, लेकिन सब में एक एलिमेंट आ रहा था, क्या? छोटे टुकड़े का एरिया अगर निकालो और सबको सम कर दो, है ना, सबको सम कर दो तो हम एरिया निकाल सकते हैं। इसी तरह वॉल्यूम निकाल सकते हैं, छोटे टुकड़े का वॉल्यूम निकालो, सबको सम कर दो, वॉल्यूम निकाला जा सकता है। एक चीज़ ये था। दूसरी चीज़ ये थी कि अब रेट ऑफ चेंज की बात, फिजिक्स जब डेवलप हो रहा था तो रेट ऑफ चेंज की बात हो रही थी। रेट ऑफ चेंज क्या है भाई? कोई कह सकता है कि दो तरीके का रेट ऑफ चेंज हो सकता है, एक इंस्टेंटेनियस की बात होती है, एक एवरेज की बात होती है। फिजिक्स के अंदर जब हम लोग बोलते हैं एवरेज वेलोसिटी क्या है, तुम कहते हो कि चेंज इन पोजिशन बाई चेंज इन टाइम, लेकिन मैं कहता हूँ कि क्या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी यही है? तुम कहते हो नहीं, ये तो एवरेज है, घट रहा होगा, कभी बढ़ रहा होगा, कभी घट रहा होगा, कभी बढ़ रहा होगा। तो मैं कुछ पूछूं कि किसी इंस्टेंट पे क्या वेलोसिटी होगा, तुम कहोगे यही तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है ना। लेकिन मैं तो चेंज इन टाइम की बात कर रहा हूँ, हम वेलोसिटी का मतलब चेंज इन टाइम की बात होती है ना। लेकिन मैं क्या पूछ रहा हूँ, किसी इंस्टेंट पे क्या होगा, तो तुम क्या कहोगे ये कैसे पॉसिबल है, आपने टाइम को क्यों रोक दिया? टाइम तो चेंज करना चाहिए। तो इंस्टेंट का क्या मतलब है, इंस्टेंटेनियस का क्या मतलब है? हाँ, आप लोग ये जानते हैं, पढ़े हैं, है ना, 11th में हम लोग ये पढ़े हैं फिजिक्स में, क्या कि वेरी स्मॉल टाइम में आप चेक करते हैं, है ना। आप क्या करते हो, t = 2 सेकेंड, 2 पे डायरेक्टली चेक नहीं करते हो, 2 के आसपास वेरी स्मॉल चेंज को लेते हो ताकि हम 2 पर थोड़ा सा चेंज पे हम कैलकुलेट कर सकें, है ना, थोड़ा सा चेंज। अब हम लोग ये बोलते हैं कि वेलोसिटी क्या होता है, पोजीशन का चेंज ऑफ सेपरेशन s बाई
चेंज ऑफ टाइम, है ना। लेकिन जब आप बोलते हो किसी खास समय पर वेलोसिटी निकालना है, तो इस चेंज को आप क्या करते हो, वेरी स्मॉल वेरी स्मॉल वेरी स्मॉल बना देते हो, है ना। और जब टाइम वेरी 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 स्मॉल हो गया तो पोजीशन का चेंज भी वेरी 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 स्मॉल हो गया, अप्रॉक्सीमेटली जीरो के करीब हो गया, है ना। अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखो, कोई ये सोच सकता है ये तो बहुत 0.0001 है, हो सकता है इसका वैल्यू, न्यूमरेटर का वैल्यू, तो ये वेलोसिटी का वैल्यू क्या वेरी स्मॉल आएगा? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि रेट ऑफ चेंज की बात हो रही है ना। रेट ऑफ चेंज मतलब अगर न्यूमरेटर बहुत छोटा है तो डिनोमिनेटर भी बहुत छोटा हो रहा है, यही बात आई ना। न्यूमरेटर अगर बहुत छोटा है तो डिनोमिनेटर भी बहुत छोटा हो रहा है, इसलिए रेशियो कभी भी छोटा, जैसे फॉर एग्जांपल 0.0001 बहुत स्मॉल क्वांटिटी है, डिनोमिनेटर को भी 0.0002 कर दो तो ये 1/2 आता है, ये एक वैल्यू देता है, एक बड़ा नंबर दे रहा है, तो आप इसको ज़ीरो नहीं बोल सकते। ये समझ आ रहा है ना। लेकिन कोई दिखने में आपको लग सकता है कि ये 0/0 का फॉर्म है, ये दिखने में लग रहा है, लेकिन एग्जैक्टली अगर आप कैलकुलेट करो तो ये दिखने में ऐसा लग रहा है, लेकिन सर्टेन वैल्यू दे रहा है ना, फिर भी सर्टेन वैल्यू दे रहा है। हम लोग इसकी बात और आगे करेंगे, लेकिन हम लोग वापस से फिजिक्स के ऊपर लौटते हैं कि ये जो कैलकुलस का बिगनिंग है, जैसा कि यहाँ कोर्ट में भी लिखा है ना, कि 2500 ईयर का जो मैथमेटिक्स इंटेलेक्चुअल स्ट्रगल था उसका एक आउटकम था। ये क्यों लिखा है, अब इस पर आते हैं। असल में जब हम लोग कैलकुलस की बात करते हैं 17वीं सेंचुरी में दो नाम आता है, एक न्यूटन, दूसरे लेबनिज। न्यूटन थे रहने वाले इंग्लैंड के, लेबनिज थे रहने वाले जर्मनी के। और आश्चर्य करोगे, न्यूटन हो या लेबनिज हो, दोनों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं था, लिटरली कोई कनेक्शन, मतलब डायरेक्ट कनेक्शन नहीं था। उस समय एक सोसाइटी हुई करती थी यूरोप में जिसको बोला जाता था रॉयल सोसाइटी। नाम सुना है आप लोगों ने, रॉयल सोसाइटी? वो क्या थी रॉयल सोसाइटी? हाँ, सारे इंटेलेक्चुअल्स जमा होते थे, अपने रिसर्च को पब्लिश करते थे, डिबेट करते थे, है ना। और वो रॉयल सोसाइटी हुआ करती थी उस समय। तो न्यूटन ने असल में फिजिक्स पे वो काम कर रहे थे, न्यूटन। लेबनिज प्योर मैथमेटिक्स पे काम कर रहे थे। दोनों एक ही टाइम पर पैरेलली एक ही चीज़ को उन्होंने खोजा है। कोई ये कह सकता है, जैसे लोग कहते हैं ना आइंस्टीन तो बहुत जीनियस थे, आइंस्टीन तो बहुत जीनियस थे, तो ये कह सकता है आइंस्टीन नहीं होते तो फिजिक्स कैसे आगे बढ़ता। तो इंसानों को हमें जीनियस की ज़रूरत है, कोई ये कह सकता है ना। लेकिन कोई आइंस्टीन नहीं होते तो कोई और खोजता, क्योंकि नॉलेज अपने इस स्केल पे पहुंच चुका था कि वहाँ से जो भी आगे खोजेगा उसको मिलेगा। हो सकता है आइंस्टीन जितना कोई अकेले नहीं खोजता, 10 लोग मिल करके खोजते, लेकिन खोजा जाता। वो ह्यूमन नॉलेज का हिस्सा था, उसी का डेवलपमेंट, उसी मोशन। जैसे हम लोग ट्रेजेक्ट्री पढ़ते हैं ना, एक ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग सर्टेन एंगल पे फेंक दें तो पैराबोलिक पाथ बनाएगा ही बनाएगा, है ना। तो वही बात है कि इस ट्रेजेक्ट्री को तो फॉलो करेगा, क्योंकि लॉ ऑफ ग्रेविटी पर आपका भरोसा है। लॉ ऑफ ग्रेविटी आपको पता है यही बात होगी, है ना। लेकिन आपका भरोसा अगर इस चीज़ पर हो गया, किसी अंधविश्वास पे हो गया, तो आप धोखे में पड़ेंगे। आपका भरोसा अगर हो गया कि बिल्ली रास्ते से गुजर गई है और आपको नहीं गुजरना है, तो आप धोखे में पड़ेंगे, आपका काम छूटेगा, है ना। आप यकीन कर लोगे नहीं, अब तो मेरा एक्सीडेंट होगा, तब तो होगा ही, हो सकता है हो भी जाए, है ना। तो बात यह है यकीन किस पे किया जाए, तो यकीन साइंस पे किया जाए, ठीक है, सुपरस्टिशियस पे नहीं। खैर, तो ये था कि ग्रेविटी पे भरोसा है हमें, तो हम बता सकते हैं इसी ट्रेजेक्ट्री से, इसी पाथ से जाएगा। ठीक, इसी तरह नॉलेज का भी एक ट्रेजेक्ट्री होता है, जो इस पॉइंट के बाद इसी पॉइंट पर आ सकता है, वो इधर नहीं जा सकता, इधर नहीं जा सकता है ना। तो नॉलेज का भी अपना एक ट्रेजेक्ट्री होता है, अपना एक लीप होता है ना। तो ठीक उसी तरह कैलकुलस भी मैथमेटिक्स और फिजिक्स के अंदर एक लीप था, एक नई चीज़ थी, नई बात थी, लेकिन वो डेवलप होती आई थी, है ना। तो न्यूटन एक तरफ खोजे थे और कई ऐसे रिसर्च हुए दुनिया में, दो पैरेलल एक साथ दुनिया में जिनका कोई कनेक्शन नहीं है, एक साथ एक ही चीज़, एक ही बात कह रहे हैं, दो साइंटिस्ट एक ही साथ खोजे थे। तो न्यूटन और लेबनिज के साथ भी ऐसा हुआ। कैलकुलस न्यूटन ने फिजिक्स के जरिए खोजा, लेबनिज ने मैथमेटिक्स के जरिए खोजा। अब ये हुआ, न्यूटन थे बड़े साइंटिस्ट, रॉयल सोसाइटी इंग्लैंड के रहने वाले बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, और न्यूटन थोड़े बदमाश भी थे, थोड़े खड़ूस भी थे, अच्छे बहुत, मतलब बाद में आकर के वो अच्छे व्यक्ति भी नहीं रहे थे, धर्म के चक्कर में वो भी पड़ गए थे, है ना। तो न्यूटन ने क्या किया, लेबनिज के उन्होंने अपना रिसर्च पेपर पब्लिश नहीं किया था तब तक, क्योंकि वो कैलकुलस को
उनका रिमिनेंट मतलब अगर फिजिक्स वो जो कर रहे थे, जो प्रैक्टिस कर रहे थे, उसका एक आउटकम, उसका एक यूज जैसे जैसे ज़रूरत पड़ा वैसे वैसे वो डेवलप करते गए थे। तो उन्होंने उसको पब्लिश नहीं किया था, बस कुछ साइंटिस्ट के साथ आपस में शेयर किया था कि ये है जो मैंने खोजा है ना, मैथमेटिक्स एक नया मैथमेटिक्स हो सकता है। उन्होंने पब्लिश नहीं किया था। उधर लेबनीज ने इसको खोज करके पब्लिश कर दिया। न्यूटन ने आरोप लगाया चोरी का लेबनीज पर, कि न्यूटन ने बोला कि लेबनीज ने सारे मेरे थियोरी को चोरी कर लिया है उसने। तो लोगों ने पूछा कैसे, वो तो अपना आपसे पहले उसने पब्लिश किया है। तो उन्होंने कहा मैं तो अब रॉयल सोसाइटी के कुछ साइंटिस्ट के साथ, कुछ रिसर्चर्स के साथ मैंने शेयर किया था, उसी के माध्यम से हो सकता है उस तक पहुंच गया और उसने चोरी करके पब्लिश कर दिया, है ना। तो इस तरीके से चोरी का आरोप लगा। लेकिन बाद में और आज भी मतलब नाम लिया जाता है तो न्यूटन और लेबनीज का साथ नाम लिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो चोरी नहीं थी, वो पैरेलली उन्होंने खोजा था। और ये बात मतलब जब उनके राइटिंग्स को स्टडी किया गया तब पता चला कि नहीं, लेबनीज ने, न्यूटन ने खोजा, लेबनीज ने ज़्यादा बेहतर तरीके से सिंबलाइज किया। अभी हम लोग dy/dx जो पढ़ते हैं या जो आगे पढ़ने वाले हैं, वो सिंबल लेबनीज का दिया हुआ है ना। तो लेबनीज ने ज़्यादा बेहतर तरीके से उसे सिंबलाइज किया और डेवलप किया। हम लोग u/v का डिफ्रेंशिएशन पढ़ते हैं, ये भी लेबनीज का दिया हुआ है। अब इसमें दो बात आई है, ठीक है, ये डेवलपमेंट था, है ना। इस डेवलपमेंट में मैथमेटिकली हमारे यूज़ का क्या है, तो दो बात आई है। एक है छोटे टुकड़े को जोड़ करके बड़ा करना, और एक है छोटे टुकड़े में डिवाइड करना। दो बात आई ना, छोटे छोटे टुकड़े की बात आ रही है। इनफाइनाइट सिमल इसको बोलते हैं। वेरी स्मॉल को क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट सिमल क्वांटिटी, है ना, कि वेरी स्मॉल क्वांटिटी हो। अब इसको मैथमेटिक्स में कैसे यूज़ किया गया, क्या है, आप लोग जो लोग फिजिक्स में पढ़े हैं वो जान रहे हैं, है ना, कैसे हो गया। आज हम लोग उसको और बेहतर तरीके से जानेंगे कैसे हुआ। एक एग्जाम्पल सोचते हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल लो, मान लो एक फंक्शन है fx = x² - 4/x - 2, ठीक है। मैं बोलूँ कि f2 का वैल्यू क्या होगा, ज़रा बताओ तो पुट करके। 0/0 आ रहा है, ये तो वही चीज़ आ रहा है ना। लेकिन मैं कहूँ अच्छा ऐसा है क्या, 2² x² - 4 है, x - 2 है, इसको x + 2 × x - 2 अगर लिख दें x - 2, तो सेम कैलकुलेशन 4 आ जा रहा है x = 2 पे। ये इंटरेस्टिंग पार्ट, किसको कंसिडर किया जाए? 4 वाले को। क्यों? ये इस बात का क्या मतलब है? हाँ, ये मीनिंगलेस है ना, क्योंकि 0 का जो डेफिनेशन है हमारे पास उस हिसाब से ये मीनिंगलेस बात आ जाता है। ये कई जगह मतलब काउंटर कर जाता है। डिवीजन का मतलब क्या होता है? डिवीजन का मतलब बेसिकली होता है आप दो नंबर को कंपेयर कर रहे हो, है ना। तो मैं कहूँ 1 को 0 से कंपेयर किया जा सकता है, 1 को 0 से कंपेयर किया जा सकता है, वेरी लार्ज नंबर, है ना। 1 को कुछ नहीं से कंपेयर कर रहे हैं, यानी कि उसके रिस्पेक्ट में बहुत बड़ा है। लेकिन मैं कहूँ कि 0 कुछ नहीं को कुछ नहीं से कंपेयर करो तो कुछ मतलब नहीं है, वो मीनिंगलेस है। यानी कि 0 का जो डेफिनेशन है उस हिसाब से ये मीनिंगलेस है ना। और ऐसे वैल्यूज़ या ऐसी क्वांटिटीज़ जो हमें मैथमेटिक्स में इस तरह से फ्रीक्वेंटली आती हैं, कई जगह आती हैं, इसको हम लोग बोलते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म। हाँ, इनडिटर्मिनेट फॉर्म। इनडिटर्मिनेट फॉर्म क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके एक से ज़्यादा वैल्यू हो सकता है, 4 आ रहा हो सकता है कुछ भी, ये मीनिंगलेस बात हो जाता है ना। या ये कहें कि इसके मल्टीपल वैल्यू हो सकते हैं, आप एग्जैक्ट वैल्यू बता ही नहीं सकते। इसीलिए इनडिटर्मिनेट यानी डिटर्मिनेट यानी डिटरमाइन से आया है। इनडिटर्मिनेट मतलब जिसको डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं आप, वैसे फॉर्म्स ऑफ हम लोग वैसे फॉर्म्स को क्या बोलते हैं? इनडिटर्मिनेट फॉर्म, है ना। तो ये इनडिटर्मिनेट कब हो जाता है? जब x को 2 हम पुट करते हैं, और कहीं पर इनडिटर्मिनेट नहीं होगा ये। लेकिन जब x को 2 पुट करो तो ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन जाता है। समझ आया? जब भी x को 2 पुट करते हैं तो ये बन जाता है इनडिटर्मिनेट फॉर्म, यानी कि आप जिसको डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। और यहीं पे आता है कैलकुलस, यहीं पे आता है कैलकुलस, ठीक है। यहीं पे कैलकुलस आने का क्या मतलब है कि इस तरह की क्वांटिटी 0/0 तो हम लोग नहीं निकाल सकते। एक काम करते हैं, डायरेक्टली इसमें 2 पुट कर रहे हैं तो कुछ नहीं आ रहा है,
एक काम करो, 2 के ना ज़रा सा बड़ा पुट करो, 2.1 पुट करके देखते हैं। 2 के जो सबसे करीब नंबर है, लगभग 2 कह सकते हैं, है ना। चलो 2.1 पुट करो और 1.9 पुट करके सॉल्व करके बताओ तो क्या आता है। इसको मैं रब कर रहा हूँ, सब लोग कैलकुलेट करो जल्दी। 2.1 पुट करो और 1.9 पुट करो और बताओ क्या आता है। इसको 0.41 बाई 2.1 पुट करने पे 0.1, देखो अप्रोक्सीमेटली 4.1 बाई 1 अप्रोक्सीमेटली 4.1 आ रहा है ना। 1.9 पुट करके बताओ क्या आएगा। कितना 3.9 आ रहा है ना। अब एक काम करते हैं, और थोड़ा इस ये 2 के हम करीब लिए थे, 2 के और करीब जाते हैं। इधर से 2.01 पुट करो और इधर से 19.99 पुट करो, सॉरी 19 नहीं है ना, 1.99 पुट करो। चलो अब वैल्यू पुट करके बताओ तो, 2 के और करीब गए। फोर पॉइंट 0.01 आ रहा है और इधर से क्या आ रहा है बताओ। किसी के पास फ़ोन है? ठीक है, तो अगला फ़ोन पे ही करना, इतना टाइम क्यों लगाएंगे। नाइन सिक्स 4.9 3.96 3.9601 आ रहा है। ठीक, एक काम करो, फिर 2 पॉइंट ये था 2.001 के लिए पुट करो और 1.999 के लिए पुट करो, क्या आता है। 4.004001 और इधर 3.6001। ठीक है, ये आ रहा है। एक काम करो, एक और ले लेते हैं, एक और ले लो 2.0001 और 1.49, इसका क्या आ रहा है। उसके बाद यहाँ एक टेबल बना देते हो। हाँ सेम आ रहा है लगभग, है ना। ठीक, तो यहाँ ले लेते हैं एफ एक्स का वैल्यू और यहाँ ले लेते हैं एक्स के वैल्यूज़। ठीक है, एक्स के वैल्यूज़ का 2 कैटेगरी करना होगा। एक बार ठीक है, पहला वैल्यू एक्स का हमने क्या लिया था 2.1,
ठीक है। 2.1 x के राइट साइड आएगा ना, 2 के राइट साइड आएगा, तो इसको r लिख देते हैं, और 1.9 इधर वाला लेफ्ट आएगा तो इसको l लिख देते हैं, ठीक है। और l वाला क्या लिए हैं 1.9, और ये क्या आया है दोनों में क्या आया है 4.1 3.9, ठीक। और इसमें क्या लिए हैं 2.01 और यहाँ 1.99, यहाँ 2.001, यहाँ 1.999 एंड सो ऑन, ठीक है। और यहाँ पे क्या आया है 4.01 4.1 और 4.01 और 3.9601, और यहाँ क्या आया है 4.004001 3.996001। अब ये देखो क्या कह सकते हैं, एक नंबर है x इज इक्वल टू 2, ठीक है, हम ये पुट कर रहे हैं तो मेरा इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ जा रहा है। एक काम करो, 2 के जितना करीब जा रहे हैं, यहाँ मान लो 2.1 है और यहाँ है 1.9, जैसे जैसे करीब जा रहे हैं 2 के दोनों तरफ से एक नंबर को अप्रोच कर रहा है। वो नंबर क्या है 4 को अप्रोच कर रहा है ना। और 4 याद है हमारा वैल्यू क्या आया था जब इसको हम लोग सॉल्व किए थे, तो 4 ही आया था ना। तो देखो 4 को अप्रोच कर रहा है और 4 वैल्यू भी मिल रहा है ना। तो ऐसे 2 पुट करो तो इनडिटर्मिनेट आ जा रहा है, लेकिन ये जो लिस्ट है जितना करीब जा रहे हैं दोनों तरफ से, लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड से जितना करीब जा रहे हैं उतना हमको एक खास सर्टेन वैल्यू दे रहा है। इससे क्या कंक्लूजन निकालते हैं कि F2 का वैल्यू 4 आएगा, राइट है ना। इनडिटर्मिनेट दिखने वाला नंबर एक सर्टेन वैल्यू दे रहा है। पता है यही चीज है लिमिट्स, यही चीज है कैलकुलस का बिगनिंग। कैलकुलस क्या करता है, हम लोग पहले भी देखे, छोटे छोटे एरिया निकालना था तो छोटे छोटे एरिया को सम कर रहा था। आर्किमिडीज को पाई का वैल्यू निकालना था तो क्या किया था उन्होंने, सर्कल के छोटे छोटे टुकड़े को कंसिडर कर लिया था, नंबर ऑफ साइड्स बढ़ा करके पॉलीगन का, है ना। तो ठीक इसी तरह कैलकुलस अब क्या है, छोटे टुकड़े और बड़े लेवल पे, बड़े स्केल पे किसी चीज, हो सकता है वो एरिया हो, बड़ी क्वांटिटी और छोटी क्वांटिटी बोलते हैं, है ना। तो छोटी क्वांटिटी और बड़ी क्वांटिटी आपको दिखने में कंटिन्यूअस लग सकती है, लेकिन छोटे छोटे टुकड़े करो तो डिस्क्रीट ही कंटिन्यूअस बनाता है। डिस्क्रीट का मतलब होता है, जैसे आप मैं ये लाइन खींच रहा हूँ, है ना, तुम कहोगे ये डिस्क्रीट छोटे छोटे टुकड़े मिलकर के ये लाइन बना, है ना। मैं कहूँ कि मैं ये भी लाइन खींच रहा हूँ, क्या तुम लोग को ये डिस्क्रीटनेस दिख रहा है? जैसे जैसे दूर जाएंगे, या और अगर हम करीब बना दें या यही बना दें, इसमें भी डिस्क्रीटनेस है। जूम करते जाओ, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन एटम के लेवल पे देखो तो सारे डॉट्स अलग अलग नजर आएंगे, है ना। तो देखो डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस के बीच का एक रिलेशन है जो मैथमेटिक्स रिलेट करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कैलकुलस, ठीक है। तो ये नया डेफिनेशन लिख लो, कैलकुलस इज द रिलेशन बिटवीन डिस्क्रीटनेस एंड कंटिन्यूटी, या कैलकुलस इज द मैथमेटिक्स ऑफ रिलेशन बिटवीन डिस्क्रीटनेस एंड कंटिन्यूटी। यही काम पूरे कैलकुलस में हम लोग, इंटायर कैलकुलस में अभी करने वाले हैं, ठीक है। हाँ, चेंज और कंटिन्यूटी के बीच का रिलेशन। हाँ, क्या कैलकुलस इज द रिलेशन मैथमेटिक्स ऑफ रिलेशन बिटवीन डिस्क्रीटनेस एंड कंटिन्यूटी, ये बोल सकते हैं। हाँ, बस खत्म, ठीक है। तो अभी हमारे पास एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म आया है 0 by 0, है ना। ऐसे मैथमेटिक्स में ऐसे 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म एग्जिस्ट करते हैं, इसको हम लोग लिख लेते हैं, फिर तुम लोग चले जाना, ठीक है। इसको रब कर दें, 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता है। पहला इनडिटर्मिनेट फॉर्म, जिसको डिटरमाइन नहीं किया जा सकता है, ठीक है।
पहला है 0 बाई 0, दूसरा है इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, ठीक है, तीसरा है 0 इंटू इन्फिनिटी, चौथा है इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी, पांचवा है 1 टू द पावर इन्फिनिटी, छठा है 0 टू द पावर 0, सातवां है इन्फिनिटी टू द पावर 0। ठीक है, देखो ये बेसिक है, कहीं भी ये कोई कह सकता है 1 का पावर कुछ भी हो, 1 हो सकता है ना, लेकिन ये 1 के डेफिनेशन का वायलेशन है, वो आगे आएंगे। ठीक है, इस तरह का जब भी फॉर्म बनता है हम लोग इनडिटर्मिनेट फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म और इनफाइनाइट अनडिफाइंड दो अलग अलग चीज़ है, ये क्लियर कर दे रहे हैं। अनडिफाइंड इसको कहते हैं जिसको आप डिफाइन नहीं कर सकते, वेरी लार्ज नंबर जिसको आप डिफाइन नहीं, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता सकते हो, है ना, वैल्यू बता ही नहीं सकते हो। लेकिन इनडिटर्मिनेट फॉर्म ऐसा है जो मल्टीपल एक से ज़्यादा वैल्यू दे सकता है ना। अनडिफाइंड का वैल्यू आप नहीं बता सकते हो, जबकि इनडिटर्मिनेट फॉर्म का वैल्यू आप हो सकता है कि हो कई सारा वैल्यू हो, एक से ज़्यादा भी हो सकता है ना। तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म और अनडिफाइंड दो अलग अलग चीज़ है। ठीक है, ये 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म एग्जिस्ट करते हैं।